गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए कहाँ तक हो गया था? प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और फैक्टोरियल नंबर आपको निकालना बता दिया गया था, ठीक है। उससे आगे जो नंबर्स थे एक बार नंबर का सीरीज देख लीजिएगा कि प्राइम था और आपका हो गया था परफेक्ट, ठीक है। एक हो गया था आपका, मैंने फैक्टोरियल निकालना आपको बता दिया। फैक्टोरियल इन द सेंस मैंने आपको ये बताया था कि अगर 1 से लेकर 10 तक की सीरीज के हम लोग एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो कैसे करते हैं? लूप चलाते हैं 1 से लेकर n तक का, और मैंने एडिशन आपको बताया था। फिर आपसे ये कहा था कि उस एडिशन के हिसाब से आप अगर इसका प्रोडक्ट कर दें तो प्रोडक्ट करने के बाद क्या होगा कि उसका फैक्टोरियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब फैक्टोरियल आप लोगों ने किया है, चलिए आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसने किया है वो अपना मैच कर लीजिएगा कि कैसे किया, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है मैं वॉइड मेन से बता रही हूँ, वॉइड मेन, ठीक है, इंटीजर n, एक नंबर ले लीजिएगा n नंबर जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल कहाँ से निकालना शुरू करना है? 1 से, तो a बराबर 1, सेम प्रोसेस होगा बिल्कुल। अभी क्या करेंगे? n की वैल्यू पुट कराएंगे, प्रिंट एफ enter the value of n, scanf percentage d and % n, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? अब एक लूप चलाते हैं, while लूप a लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि 1 से लेके कहां तक करना है? n तक करना है ना, तो a लेस देन इक्वल टू n। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर? अब एक बात सुनिएगा, पहले मुझे मैंने क्या किया था? पहले मैंने सम किया था। सम करने में मैंने क्या किया? सम करने में मैंने ऐसा किया कि एक सम नाम का वेरिएबल लिया, उसको 0 ले लिया, और 0 लेने के बाद जब उसमें 1 ऐड हुआ तो 0 में 1 ऐड हो गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है? मुझे प्रोडक्ट करना है, और p नाम के वेरिएबल को मैं 0 नहीं ले सकती, 1 लूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 ले लेती हूँ तो 0 की मल्टीप्लीकेशन जब किसी भी डिजिट में होगी तो लास्ट का आंसर पूरा 0 ही जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ p ले लेते हैं, और p इक्वल टू क्या? p मल्टीप्लाई a की वैल्यू प्लस करते रहेंगे, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, a प्लस होता रहेगा और p में मल्टीप्लाई होता रहेगा, a प्लस होता रहेगा और p में मल्टीप्लाई होता रहेगा। कब तक? जब तक का a का वैल्यू क्या ना हो जाए? n ना हो जाए। अगर n सपोज आप 8 लेके चलते हैं तो प्रोडक्ट कहां से होना शुरू होगा? प्रोडक्ट 1 से होना शुरू होगा, 1 से प्रोडक्ट होना शुरू हो जाएगा और n तक चलेगा, और प्रोडक्ट होने के बाद किसके पास चला गया? p के पास। अब आप उसको लूप से बाहर निकलकर प्रिंट करा दीजिएगा, क्या? प्रिंट एफ क्या? फैक्टोरियल इज कितना? परसेंटेज d और p को प्रिंट करा दिया, और गेट ch करके आप बाहर। प्रोग्राम फिनिश। अभी ये आपको करा दिया गया है, तो आप क्या कीजिएगा? अब एक बार मैच कर लीजिए जो आपने किया है वो ठीक है या नहीं, देख लीजिए। समझ में आया? एक बार और बताओ। सबसे पहले क्या किया? एक वेरिएबल लिया n, ठीक है। फिर एक वेरिएबल लिया जहां से स्टार्ट करना है प्रोडक्ट करना, कहां से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है, तो 1, उसके बाद लूप चला दिया 1 से लेके n तक का, ठीक है। n तक लूप चलाने के बाद क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया किसका? p वो है जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, उसी के अंदर हम a का मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। फिर a प्लस प्लस कर दिया, और उसके बाद लूप से बाहर, और बाहर जाके हमने p को प्रिंट करा दिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर नोट कीजिएगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट नंबर है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पहले समझ लीजिए होता क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग।
देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है जिस नंबर के आप हर डिजिट्स को अलग अलग कर लीजिएगा, नंबर का डिजिट्स आप अलग अलग कर लीजिएगा और अलग अलग करने के बाद उसका क्यूब कीजिए। जैसे नंबर है 407, 407 और 407 नंबर को अब जब आप अलग अलग करेंगे तो 4 अलग हुआ, 0 अलग हुआ, 7 अलग, इनका क्यूब कर दीजिएगा। 4 का क्यूब कितना आएगा, कैसे करते हैं क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 0 का क्यूब कितना आएगा प्लस 0, 7 का क्यूब सबको पता है 343 होता है, 343 में आप 64 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 407। यानी जिस नंबर की हर डिजिट्स को अलग अलग करने पर, उनका क्यूब करने पर अगर हम उसका एडिशन करते हैं उस क्यूब का, तो वापसी में वही डिजिट या वही नंबर आएगा जिसको हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, चलिए प्रोग्राम देख लीजिएगा इसका। प्रोग्राम देखिए, अभी प्रोग्राम में क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर चाहिएगा जिस नंबर को पुट करेंगे, वॉइड में इंटीजर एन, सबसे पहले इस नंबर की वैल्यू मंगाते हैं बाहर से, प्रिंटफ एंटर द नंबर, स्कैन करें इसको, स्कैनफ %d %n, करेक्ट। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब मुद्दा ये है कि कैसे मैं इस n की वैल्यू को हर डिजिट इसकी सेपरेट करूं, कैसे अलग अलग करूं। तो अलग अलग करने के लिए हो सकता है, मैंने आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में जब मैंने लूप शुरू किया था और मैंने आपको एक नंबर रिवर्स करके बताया था कि नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं, तो मैंने उसका जो डिजिट्स है वो अलग अलग किया था। कैसे किया था, 10 से डिवाइड करके, नंबर को 10 से डिवाइड करके। सपोज दैट कि आप नंबर ले लेते हैं 407, अब 407 को हमें क्या करना है, 7 अलग करना है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 चौक 40, कितना बचा 7, शेष फल में कौन आ गया, लास्ट की डिजिट, शेष फल में आपकी लास्ट की डिजिट्स आ गई। जब लास्ट डिजिट अब शेष फल में आ गई है तो मुझे क्या करना है, इसी का क्यूब करना है। तब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एक लूप लगाएंगे। लूप की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब तक तो हम कंडीशन ऐसे लगाते हुए आए हैं कि 1 से लेके n तक चलना है, 1 से लेके n तक चलना है, इस सीरीज से इस सीरीज तक जाना है। लेकिन अभी जो कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं वो किस बिहाफ पे लगा रहे हैं, वो हम इस पे लगा रहे हैं कि हमें कब तक ये 10 से डिवाइड होता रहना चाहिए, नंबर तब तक 10 से डिवाइड होता रहना चाहिए जब तक कि नंबर डिवाइड होने के बाद एक एक डिजिट अलग होता जाए और नंबर 0 ना हो जाए, कि नंबर नॉट इक्वल टू 0, नंबर नॉट इक्वल टू 0। तो अभी क्या किया, अभी हम करते हैं नंबर नॉट इक्वल 0, कंडीशन लगा दी। अब ये क्या है, ये लूप है और लूप तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाएगा। हाँ, जब तक इसके अंदर एक भी सिंगल डिजिट बची होगी नंबर में, तब तक ये डिवाइड करता रहेगा। क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं r, किसके लिए, रिमाइंडर के लिए, r बराबर नंबर मोड 10, नंबर को डिवाइड कर दीजिए किससे, 10 से, नंबर 10 से डिवाइड होते ही रिमाइंडर के पास कौन गया, लास्ट डिजिट गई, उसका क्यूब कर दीजिए, r गुना r और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। उसको फिर हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो सम बराबर सम प्लस, ऊपर एक वेरिएबल ले लीजिए, सम बराबर 0, ये क्यूब हुआ और जुड़ गया। अब 7 का काम खत्म,
क्योंकि 7 का क्यूब भी हो चुका है और क्यूब होने के बाद वो जुड़ भी चुका। अब किसका नंबर है? अब 4 का नंबर है। अब आपको ये भी पता है कि मैं नंबर को 10 से अगर उसी नंबर को बार बार डिवाइड करती रहूंगी तो जो लास्ट डिजिट है वही बार बार रिमाइंडर में आती रहेगी। तो अगर मुझे इससे बचाना है कि अब 7 दोबारा से रिमाइंडर में ना आए तो मैं क्या करूं? मैं नंबर का जो भागफल है उसको अब n की वैल्यू बना दूं, क्योंकि वही बचा है अच्छा और मुझे वही चाहिए। तो अब हम मोड वाला सिंबल ना लगा के हम क्या करेंगे? n बराबर n डिवाइड 10, यानी कि 10 से डिवाइड होने के बाद पहले मैंने क्या लिया था? शेषफल यानी रिमाइंडर लिया था। अभी मैं क्या ले रही हूँ? क्वेश्चन ले रही हूँ यानी कि भागफल ले रही हूँ। जब मैंने रिमाइंडर लिया था तब r के पास रिमाइंडर गया था 7 का यहाँ क्यूब हुआ और सब में जुड़ गया। जब 7 का काम खत्म हो गया अब हमें नंबर की वैल्यू करनी पड़ेगी क्या? नंबर की n की वैल्यू में से 7 हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटेगा? अगर हम नंबर की वैल्यू n बराबर n डिवाइड 10 करते हैं तो नंबर की वैल्यू क्या है? 460 डिवाइड होगी 10 से और n के अंदर वापसी में ओवरराइट हो जाएगा। क्या चला जाएगा? केवल 4। तो अब n की वैल्यू कितनी बची? केवल 4 बची। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? रिमाइंडर में 4 चला जाएगा, फिर 4 का क्यूब होगा और जो पहले वाला एडिशन है 343 उसमें 64 फिर से जुड़ जाएगा और सम में पूरा क्या आ जाएगा? 407। फिर से क्या होगा? फिर से भागफल ले लेगा, अभी कोई वैल्यू नहीं बची। अभी क्या हो गया? 0। जैसे कि ऊपर जाएगा कंडीशन चेक होगी कि n नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। लूप कब टर्मिनेट होता है? लूप तब टर्मिनेट होता है जब लूप के अंदर लगी हुई जो कंडीशन है जब वो फॉल्स हो जाती है। लूप के अंदर लगी हुई कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप टर्मिनेट हो गया और टर्मिनेट होने के बाद क्या हुआ? लूप से बाहर जाएगा। अब बाहर जाके कंडीशन चेक होगी कि इफ की जो जोड़ था, सम था, बच्चे मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है ठीक से, अभी फिलहाल आप इसी से ही देखो, मैं बोल रही हूँ ना तो आप सुनते रहिए ध्यान से कि मैं क्या बोल रही हूँ। इफ सम बराबर, सम को चेक करना है किससे? n की वैल्यू से। लेकिन अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि n की वैल्यू जो है वो तो 0 हो चुकी है, तो n की वैल्यू सम के बराबर कैसे होगी? बिल्कुल करेक्ट। जब भी हम लोग ऐसा कोई लूप स्टार्ट करेंगे कि नंबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लूप तब टर्मिनेट होना होगा जब नंबर की वैल्यू 0 होगी, तो उस कंडीशन में हमें टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं टेम्प t, और हम लूप स्टार्ट करने से पहले इस n की वैल्यू को t में पुट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। यानी कि नंबर का एक कॉपी किसके पास है? n के पास है, और सेम 407 नंबर का एक कॉपी किसके पास है? t के पास। लूप के अंदर प्रोसेस होने के बाद जो n है, n तो क्या हो गया? 0, लेकिन जो t है वो 0 नहीं हुआ, वो अभी भी 407 है उसके पास। तो हम सम से किसको चेक करेंगे? n को चेक नहीं करेंगे, t को चेक करेंगे और अब बोल देंगे कि अगर ये सम बराबर है t के तो printf नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है? एल्स printf नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है? फिर गेट ch ब्रैकेट, प्रोग्राम फिनिश। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए एक बार दोबारा समझ लो। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिस नंबर की हर सिंगल डिजिट का क्यूब करने के बाद अगर जोड़ दिया जाए तो वापसी में वही नंबर आएगा। हमने पॉइंट n से स्टार्ट किया और हम बात कर रहे हैं कि इंटीजर n, अगर n एक नंबर है और मैंने उसको क्या किया? बाहर से इनपुट करा दिया, स्कैन करा दिया। स्कैन कराने के बाद मुझे नंबर की हर डिजिट को अलग करना है। अब अलग करने का एक तरीका ये भी था कि मैं ये स्टेटमेंट जो है वो बार बार रिपीट करूं। स्टेटमेंट बार बार रिपीट ना हो तो इसीलिए मैंने क्या किया? लूप लगा दिया। और लूप में कंडीशन ये लगाई कि जब तक मेरे नंबर की जो डिजिट्स हैं वो सारे डिजिट्स क्रॉस आउट होने के बाद नंबर सिंगल केवल 0 ना रह जाए। जैसे ही नंबर 0 रह जाएगा उसके जस्ट बाद क्या होगा? लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इसने इस लूप के अंदर क्या किया? नंबर को डिवाइड किया 10 से और क्या लिया? रिमाइंडर।
रिमाइंडर कौन है? आर है। आर का क्या किया? क्यूब किया। क्यूब करने के बाद क्या हुआ कि वो जुड़ गया सम में। सम में जुड़ने के बाद उसमें से क्वेश्चन निकाल लिया। अब क्वेश्चन निकालने के बाद क्या किया, जब क्वेश्चन बाहर निकल गया तो अब नंबर की डिजिट कितनी रह गई? सपोज दैट आप नंबर लेते 153, किसी और नंबर को क्रॉस चेक करके देखिएगा। 153 नंबर को पहली बार डिवाइड कीजिएगा 10 से। 10 एकम 10, कितना बचा? 53। 10 पंजे 50, कितना बचा? 3। अब आप ये देखिए 153 नंबर को दो टुकड़ों में तोड़ दीजिए, 15 और 3। तो जो नंबर 15 है वो किस में है? वो भागफल में है। ठीक है, 15 नंबर कहाँ है? भागफल में है। और 3 कहाँ है? 3 शेषफल में है, यानी कि रिमाइंडर। नंबर दो टुकड़ों में बढ़ गया। जो आर है 3 है, उसका क्यूब कर दीजिए। क्यूब करने के बाद वो सम में जुड़ गया। कितना हुआ? 3 क्या 9, 9 किया 27, यानी सम की वैल्यू कितनी हो गई? 27। अब ये क्या किया? अब इसने किया नंबर को डिवाइड किया 10 से, पूरा नंबर कंप्लीट नंबर को 10 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद वो n को पुट कर दिया। अब इसने क्या लिया? पहले r लिया था, क्या लिया? भागफल लिया। तो उससे क्या हुआ कि n बराबर जो 153 था वो वैल्यू ओवरराइट हो गई और n बराबर केवल 15 रह गया। n बराबर केवल 15 रह गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? मैंने आपको बताया था जब आप नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट रिमाइंडर में जाएगी। जब 3 हट गया तो अब लास्ट डिजिट कौन है? 5 है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम जब डिवाइड होगा तो 5 रिमाइंडर में जाएगा। फिर 5 का क्यूब होगा और वो किस में जुड़ेगा? 27 में। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब 125 और 27 ऐड होंगे। ऐड होने के बाद फिर से क्या होगा? 5 का काम खत्म हुआ तो ये फिर से भागफल ले लेगा। जब आप 15 को डिवाइड करेंगे तो भागफल में क्या बचा होगा? केवल 1 बचा होगा। 1 बचने के बाद क्या होगा? फिर से ऊपर जाएगा कि नंबर की वैल्यू 0 हुई क्या? नहीं भाई, अभी नहीं। तो कंडीशन अभी तो क्या है? ट्रू है ना। कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू फॉल्स तो समझते होंगे ना आप। ट्रू का मतलब है जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। हाँ, ये जो बोल रहा है वो सच है। नंबर नॉट इक्वल टू 0, हाँ नंबर अभी 0 नहीं हुआ, अभी n के पास अभी भी 1 डिजिट बचा हुआ है। फिर आता है, फिर डिवाइड करता है, फिर रिमाइंडर देता है। अब 1 का क्यूब करेगा, फिर सम में जोड़ेगा। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करेगा? 125 प्लस 27 और प्लस 1 का क्यूब 1, तो कितना हो गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 13, 3, 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5। अरे ये तो 153 आ गया, यानी कि ये क्या है? ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब जैसे ही ऊपर आया तो अभी क्या हुआ? भागफल लेने के बाद लास्ट डिजिट बची थी वो भी चली गई। तो अब ऊपर आता है, बोलता है नंबर नॉट इक्वल टू 0। ये बोल रहा है नंबर नॉट इक्वल टू 0 कि नंबर 0 के बराबर नहीं है, जबकि ये बात गलत है। अब नंबर क्या हो चुका है? नंबर 0 हो चुका है। 3 भी अलग हो चुका, 5 भी अलग हो चुका, 1 भी अलग हो चुका। नंबर क्या रह गया? 0। जैसे ही नंबर 0 हुआ वैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स, गलत साबित हो गई। तो वैसे ही ये लूप का जो रिपीटेशन था, ये 3 स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट हो रहे थे, ये टर्मिनेट हो गया और बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये सम को चेक करता है, सम बराबर है क्या टी के। टी के बराबर क्यों चेक किया? आपको याद होगा कि मेरा जब लूप टर्मिनेट हुआ तो वो कब हुआ? लूप तब टर्मिनेट हुआ जब n की वैल्यू 0 हुई। जब n 0 है तो आप n को सम के साथ अगर चेक करोगे तो प्रोग्राम सही होने पे भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम के पास कितना है? 153 और n के पास कितना है? 0, तो वो इक्वल हो ही नहीं सकते। हम ये बात भूल गए कि हमने खुद ही n की वैल्यू को 0 किया है लूप के अंदर। जब हमने खुद 0 कर दिया तो हम 0 के साथ कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं? अभी हमने क्या किया? फिर t के साथ किया। हमने लूप स्टार्ट करने से पहले अपने नंबर की एक वैल्यू को एक टेम्पररी स्टोरेज में रख दिया। ठीक है, और स्टोरेज में रखने के बाद हमने क्या किया? उस स्टोरेज के साथ हमने चेक किया कि सम अगर इक्वल होता है t के तो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लियर? अब समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट नंबर डालिएगा, पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर
पहली बात। आपने हिंदी में वो तो देख सुना ही होगा ना कि उल्टा सीधा एक समान, डालडा, कि हिंदी में जो डालडा वर्ड है अगर आप उसको रिवर्स करके लिखते हैं तो फिर भी वो डालडा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह नंबरिंग में होता है कि जो नंबर लेफ्ट टू राइट पढ़ने पर और राइट टू लेफ्ट पढ़ने पर सेम होता है उस नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। उसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। एक नंबर को इनपुट कराइए और चेक कीजिए कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। हर एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। पैलिंड्रोम नंबर के लिए मैंने आपको रिवर्स करना सिखाया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स कैसे किया जाता है। जब लूप शुरू किया था तब स्टार्टिंग में सबसे पहले रिवर्स का प्रोग्राम बताया था। आपको सिंपली उस नंबर को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद जैसे मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक किया, उसका सम चेक किया कि वो टी के बराबर है तो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है और अदरवाइज नहीं। उसी तरह से आप रिवर्स कर लीजिए और रिवर्स करके जो रिवर्स की वैल्यू होगी वो अगर बराबर है किसके, टी के, फिर से एक टेम्पररी ले लीजिए क्योंकि वहां पर भी वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। अगर वो टी के इक्वल आता है तो वो क्या है, वो पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आप एक नंबर लीजिएगा, इंटीजर n लिया, n को पुट करा लीजिएगा खुद, ठीक है। मैं वो नहीं लिख रही हूँ, n को पुट करा लीजिए। अब आप एक लूप चलाइएगा, व्हाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0 चलाया। चलाने के बाद उसको क्या करेंगे, रिमाइंडर लेंगे r बराबर 0, तो r बराबर नंबर मोड 10 ले लिया। रिवर्स करना मैंने आपको बताया था कैसे, कि 10 में गुना करते रहिए और रिमाइंडर को जोड़ते रहिए। तो v इज इक्वल टू v इंटू 10 प्लस r, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, n बराबर n डिवाइड 10, सेम प्रोसेस जो आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। एक बार रिमाइंडर लीजिए, एक बार भागफल क्वेश्चन लीजिए, एक बार यानी शेषफल लीजिए, एक बार भागफल लीजिए, ऊपर शेषफल नीचे भागफल, ऊपर शेषफल नीचे भागफल, ऐसे लेते रहिए, एक एक डिजिट का यूज करते रहिए और उस डिजिट को हटाते रहिए। अब ये जो v की वैल्यू है इसको सेम ऐसे चेक कर लीजिए, इफ v बराबर क्या, t। यहाँ लूप से पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे v बराबर 0 और t बराबर 0 और t में पुट कर देंगे किसको, n को। अगर n की वैल्यू आपने t में पुट कर दी तो करने के बाद क्या होगा, चेक कर लीजिए कि अगर जो रिवर्स होकर नंबर आया है वो t के बराबर है क्या। t कौन है, t वो है जो मैंने n नंबर पहले से पुट कर रखा था। n की वैल्यू जाहिर सी बात है इस लूप के अंदर फिर से 0 होने वाली थी क्योंकि नंबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, t ले लिया। और t में लीजिए, इसको अब इक्वल चेक करेंगे, अगर उल्टा और सीधा सेम है तो नंबर इज पैलिंड्रोम। प्रिंटफ नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंटफ नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम और गेट ch। क्लियर, समझ में आया। तो मेरे हिसाब से 5 नंबर आपके बिल्कुल फाइनल हो गए। प्राइम नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक नंबर को इनपुट कराइए, चेक कीजिए कि नंबर प्राइम है नहीं है। परफेक्ट नंबर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, कंपोजिट हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया और पैलिंड्रोम हो गया। पूरे 6 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। आप उनका रिवीजन कीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कीजिए और मैं फिर आगे के नंबर कंटिन्यू करती हूँ। ओके, थैंक यू।